नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। रुक करेंगे खबरों का। भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस ने रतलाम महापौर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर मिल रही है, रतलाम सीट से महापौर प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट से मयंक सिंह जाट होंगे। मयंक सिंह जाट को महापौर प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। दूसरी तरफ बीजेपी ने जहां प्रहलाद पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बता दें आपको, कल यानी शनिवार को नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस ने इससे पहले प्रदेश के 15 नगर निगमों में महापौर प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया था। रतलाम सीट बची थी और अब कांग्रेस ने रतलाम सीट से भी अपने महापौर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी सूरज शर्मा का। इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। सूरज, अब प्रदेश की सभी 16 नगर निगमों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। महापौर का चेहरा कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों ही राजनीतिक दलों ने घोषित कर दिए हैं। देखिए, बिल्कुल रतलाम को लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी और माना जा रहा था कि युवा चेहरे को मौका दिया जाएगा, और यही वजह है कि अंतिम दौर की बैठक में कह सकते हैं सर्वे में मयंक जाट का नाम आया और कांग्रेस ने मयंक जाट को अपने रतलाम से जो महापौर का उम्मीदवार है वो बनाया गया है। खासतौर से मयंक जाट की बात करें तो ये युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वो पिछले लंबे समय से युवाओं के बीच हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कहीं ना कहीं रतलाम से एक युवा को मौका दिया जाए, ताकि युवाओं के बीच एक अच्छा संदेश जाए और कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करे था। यही वजह है कि लंबे समय से चिंतन मंथन के बाद अब कांग्रेस ने मयंक जाट के चेहरे पर मोहर लगाई है। अब देखना ये हुआ, खासतौर से जो प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस हैं विक्रांत भूरिया उनकी पसंद माने जा रहे हैं, और लंबे समय से वो इस बात की सिफारिश भी कर रहे थे कि युवा को मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों पर एक जिम्मेदारी अब देखना ही होगा कि प्रहलाद पटेल के सामने, एक अनुभवी नेता के सामने मयंक जाट एक युवा चेहरा है, तो कितना सफल साबित हो पाते हैं। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सूरज, बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए, अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों को लेकर जो प्रत्याशी दोनों ही राजनीतिक दलों ने घोषित किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस, किसके बीच है सीधा मुकाबला। भोपाल की बात करें तो महिला प्रत्याशी हैं दोनों, मालती राय और विभा पटेल, जिनके बीच सीधा मुकाबला है। आर्थिक राजधानी इंदौर में बीजेपी से पुष्यमित्र भार्गव, तो कांग्रेस के वर्तमान विधायक संजय शुक्ला प्रत्याशी हैं। इधर जबलपुर संस्कार धानी की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र जामदार बीजेपी के टिकट से, तो कांग्रेस के टिकट से जगत बहादुर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में मुकेश टटवाल बीजेपी से, तो कांग्रेस से महेश परमार को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ग्वालियर में भी दोनों महिला प्रत्याशी हैं। सुमन शर्मा बीजेपी से, तो शोभा सिकरवार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही है। इधर सागर में दोनों महिला प्रत्याशी, संगीता सुशील तिवारी बीजेपी से, तो निधि जैन कांग्रेस के टिकट से महापौर प्रत्याशी। रीवा में प्रबोध व्यास बीजेपी के टिकट से, तो अजय मिश्रा कांग्रेस के टिकट से उम्मीदवार। वहीं मुरैना में भी दोनों महिला प्रत्याशी है। कांग्रेस से जहां शारदा सोलंकी, तो बीजेपी से मीना जाटव प्रत्याशी है। इधर सतना में योगेश ताम्रकार बीजेपी के टिकट से और कांग्रेस के टिकट से सिद्धार्थ कुशवाहा महापौर प्रत्याशी। इधर कटनी में भी दोनों महिला प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला। ज्योति दीक्षित बीजेपी से, तो श्रेया खंडेलवाल कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही है। सिंगरौली में चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से अरविंद सिंह चंदेल। ये कुछ प्रमुख चेहरे हैं, कुछ प्रमुख नाम हैं। हालांकि कई जगह महिला प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। खबर इंदौर से, जहां बीजेपी ने अपने पार्षदों की सूची जारी कर दी है। इंदौर शहर में 85 वार्ड हैं और 85 वार्डों में प्रत्याशी कौन होगा, बीजेपी के तरफ से इन नामों का ऐलान कर दिया गया है। टिकट में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दबदबा दिख रहा है। विधायक रमेश मेंदोला के समर्थकों को भी अच्छी खासी जगह मिली है इस लिस्ट में। नगर के यानी कि इंदौर नगर के 85 वार्डों के अलग अलग पार्षद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। के नामों का ऐलान हुआ प्रत्याशियों के, और दूसरी तरफ विरोध भी शुरू हो गया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय के अलावा इंदौर में आज काफी असर देखने को मिला। इंदौर के बीजेपी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है
इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 1 के वार्ड नंबर 4, 5 और 6 के जो पार्षद प्रत्याशी थे, संभावित प्रत्याशी जो वहां के संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। वार्ड नंबर 6 से हूँ मैं, बाहरी प्रत्याशी हम अलाउड नहीं करेंगे। वार्ड नंबर 6 का ही प्रत्याशी वहाँ लड़ेगा, किसी को भी दे दो, बाकी बाहर का प्रत्याशी कोई नहीं आएगा। अंकल लालवानी जी ने संजय यादव का समर्थन किया है, हम उसके खिलाफ हैं। इंदौर में नगरीय निकाय की चुनाव की राजनीति बीजेपी के दिग्गज नेता विष्णु शुक्ला बड़े भैया के आसपास घूम रही है। दरअसल विष्णु शुक्ला बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन उनके बेटे कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से कैंडिडेट भी हैं। ऐसे में जब बीजेपी प्रत्याशी बड़े भैया का आशीर्वाद लेने पहुंची तो सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। इंदौर में मेयर प्रत्याशी का प्रचार शुरू हो चुका है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने अपना चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला यानी बड़े भैया का आशीर्वाद लिया। बड़े भैया के नाम से पहचाने जाने वाले विष्णु प्रसाद शुक्ला बीजेपी के दिग्गज नेता तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट संजय शुक्ला के पिता भी हैं। पुष्यमित्र भार्गव ने न सिर्फ बड़े भैया को अपना दादा बताया, बल्कि ये भी कहा कि वे एक पोते के रूप में आशीर्वाद लेने आए हैं। जीवन में हर आदमी पहली बार कोई चुनाव लड़ता है, परीक्षा भी देता है, लेकिन चुनौती सामने वाले कैंडिडेट को देख के बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पार्टी के कार्यकर्ता का जो आधार है, जो उसकी शक्ति है, जो उसका ताकत है, जो पार्टी का मूल है, वो चुनाव जिताने के लिए बहुत बड़ी ताकत है, वही स्ट्रेटेजी है और वही सारे काम करेगी। इधर जब बीजेपी प्रत्याशी संजय शुक्ला के पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो संजय शुक्ला ने भी तंज कस दिया। संजय शुक्ला का कहना था कि जब मेरे बाबूजी बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, तब ये पोता कहाँ गया था। मेरे पिताजी के पास 2 पोते हैं, एक मैं उनका बेटा हूँ, एक पोता है, और मेरे पिताजी का मैं अकेला, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी तो पूरा इंदौर में 18 लाख है, उसमें भी मेरी माँ भी है, मेरे बेटे भी है, मेरे भाई है, उनके तो एक के पोते बनने गए वो, और उनसे जीत जाएंगे क्या? मैं जनता जिताएगी, जनता का मैं पोता बना हूँ, जनता का बेटा हूँ, जनता का भाई हूँ, जनता का बच्चा हूँ, जनता में करके दिखाऊंगा। परंतु वो पोता कब कहाँ चले गया था, जब उनके पिताजी मार्च के महीने में 7 मार्च से 30 मार्च तक अस्पताल में लड़ाई लड़ रहे थे, वो पोता उस टाइम कहाँ गया था जब मुख्यमंत्री, इंदौर के सपनों का शहर के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी उसी कन्वेंशन सेंटर में अपोलो अस्पताल में भर्ती थे, 22 दिन के वेंटिलेटर पे थे, उस टाइम वो मिलने क्यों नहीं गए। विष्णु शुक्ला के साथ अब ये मुश्किल है कि वे बीजेपी से जुड़े हैं, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं उनके बेटे संजय शुक्ला कांग्रेस प्रत्याशी हैं। संजय शुक्ला रोज प्रचार के लिए निकलते हैं, पिताजी आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बड़े भैया का असल आशीर्वाद किसको मिलता है। पीयूष पारेख, बंसल न्यूज, इंदौर। इधर निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है। बंटाधार का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोगों को 2003 का शासनकाल याद दिलाया। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में भी बीजेपी कांग्रेस के बड़े चेहरों को ही निशाना बना रही है। निकाय में गूंजा बंटाधार, कांग्रेस की छवि पर फिर प्रहार। दिग्विजय सिंह से बीजेपी की अदावत पुरानी है। एमपी निकाय चुनाव में बीजेपी दिग्विजय सिंह को लेकर एग्रेसिव मोड में एक बार फिर है, या यूं कहें कि किसी तरह बीजेपी दिग्विजय सिंह को मैदान में खींचने की तैयारी में है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने एक बार फिर बंटाधार कहकर दिग्विजय को घेरा है, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के निशाने पर आखिर दिग्विजय सिंह ही क्यों है, और इसे समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिग्विजय सिंह की मिस्टर बंटाधार की छवि पेश करके बीजेपी हमेशा राजनीतिक लाभ उठाने में सफल रही है, और निकाय चुनाव में भी उसने एक बार फिर ये राग छेड़ दिया है। वो बंटाधार अब भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा, और फिर बंटाधार करेगा भाई। मध्य प्रदेश का किया, भोपाल का किया, तबाह और बर्बाद किया भोपाल, लेकिन भोपाल को सुंदर शहर बनाया
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने बनाया। बोलो सही बात है कि नहीं? पूरे मध्य प्रदेश जो 2003 का मध्य प्रदेश था, कांग्रेस की सरकार में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, जो 2003 से पहले का मध्य प्रदेश, और 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। तो 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे 16 नगर निगम हो, और जिनको मैंने कहा कि नगर पालिका से लेकर ग्रामीण निकाय के सभी क्षेत्रों के अंदर, मित्रों में गर्व से कह सकता हूं, जो बीमारी राज्य था वो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज विकसित राज्य की श्रेणी में आकर के खड़ा है। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की छवि को आधार बनाकर खुद की जीत का रास्ता आसान बनाने की कोशिश में है। हालांकि कमलनाथ किसी भी मुद्दे पर नपी तुली प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसे या वैसे अपने बयान से अक्सर चर्चा में आ ही जाते हैं, जिसका बीजेपी अक्सर फायदा उठाती है। ये बात दिग्विजय सिंह खुद भी मानते हैं कि उनका इस्तेमाल पंचिंग बैग की तरह होता है। ये पंचिंग बैग आप क्यों हैं? क्या आपकी ताकत इसके लिए जिम्मेदार है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा बनी रही? मैं राजनीति में जी आया हूं कुछ विचारों के साथ, जी, कुछ आदर्शों के साथ, जी, कुछ विचारधारा के साथ, जी, उससे मैं समझौता नहीं करता। जो व्यक्ति गाली न सह सके या गाली न सुन सके, वो राजनीति में क्या कर रहा है? इसलिए यहाँ तो मोटी चमड़ी लेकर ही किसी भी राजनेता को आना चाहिए, और इसे हम लोग को स्वीकार करना चाहिए कि सच्चाई के से लड़ने के लिए हम कुछ भी बात का सामना करने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय सिंह की छवि बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इस बार जनता ये तय कर देगी कि वो किसके साथ है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हर कुछ बोलने का लाइसेंस है, मगर अब चुनावी रणभूमि पर उन्हें देखना होगा कि किसमें कितना दम है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका भ्रम यथावत रहे। बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस के बड़े और प्रमुख चेहरों को टारगेट करती रही है, फिर चाहे बात पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी की हो। और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी 2003 के बाद से ही हर चुनाव में वोटरों को बंटाधार की याद जरूर दिलाती है, और इस निकाय चुनाव में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। करते हैं कुछ और खबरों का। ग्वालियर से खबर, जहां अग्निपथ हिंसा में पुलिस को साजिश का शक है। फिटनेस कोचिंग संचालक पुलिस की रडार पर हैं। फिटनेस कोचिंग संचालकों पर युवाओं को भड़काने का आरोप है, पुलिस को ऐसा शक है। कलेक्टर ने फिटनेस कोचिंग संचालकों पर नकेल कसी है। बिना अनुमति के संचालित नहीं कर पाएंगे फिटनेस कोचिंग। पुलिस 10 फिटनेस कोचिंग संचालकों से अब पूछताछ कर रही है इस मामले में। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन का, फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रहलाद, पुलिस अब क्या जांच कर रही है? कौन है पुलिस की रडार पर? बिल्कुल, जिस तरह से कल 2000 के करीबन युवा थे जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने जिस कदर हिंसा की, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की, उसमें ये एंगल निकल कर आया है कि जो फिटनेस कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं, उन्होंने कुछ फेक वीडियो दिखाए थे और उन्हें भड़काया था। कुछ ग्रुप भी बनाए गए थे जिसमें युवाओं को एकत्रित किया गया था, जिससे युवक भड़क गए और उन्होंने ग्वालियर में बहुत उत्पात मचाया और काफी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और लोगों की जान को भी खतरे में पहुंचाया। तो इस तरह से अब जो रडार है जांच का, वो फिटनेस कोचिंग संचालकों तक पहुंच गया है और 10 फिटनेस कोचिंग संचालक शहर के पुलिस ने तलब किए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसा एंगल निकलकर सामने आता है तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी फिटनेस कोचिंग सेंटर संचालक हैं वो पुलिस और प्रशासन की अनुमति के बिना संचालित नहीं हो सकेंगे, यानी उन्हें हर चीज का अपडेट ब्यौरा देना होगा। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए प्रहलाद।
केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक हिंसक प्रदर्शन जारी है। हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी इस योजना का समर्थन करते नजर आ रही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध की आग लगातार फैल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद सभी को भर्ती देना संभव नहीं है। ऐसे में युवा गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र की सरकार देश की सीमाओं और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है? और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से इतर पूर्व सीएम रमन सिंह ने अग्निपथ योजना को देश में एक नया प्रयोग बताया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षित होकर आए और दूसरी जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो। एक अच्छा प्रयोग इस देश में हो रहा है। अन्य देशों में भी इसी तरीके की परंपरा है। अग्निवीर एक देश में एक प्रयोग, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी में कंपलसरी तो नहीं कर सकता मिलिट्री ट्रेनिंग को, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार से प्रशिक्षित होकर आएँ और वहाँ से फिर दूसरे जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो, तो एक अच्छा प्रयोग है इस देश में हो रहा है। अन्य देशों में भी ये परंपरा है। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में सेना भर्ती की तैयारी में लगे युवाओं के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य है। सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी केंद्र के फैसले का समर्थन कर रही है। अब देखना होगा अग्निपथ पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाएगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। रुक करते हैं अगली खबर का। देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी हुई है और इस रैंकिंग में शिक्षा के लिए कोंडागांव को चौथा स्थान मिला है। बता दें आपको 52.9 अंकों के साथ कोंडागांव चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2022 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी हुई है। नीति आयोग ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है।